जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे और इस लॉकडाउन में आप पूरी तरह से अपने स्टडी के प्रति डिवोशन शो कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में आपको कई सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को शुरुआत करूँ, मैं आपको दो शख्स के बारे में आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस चैप्टर में जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो कई सारा चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेंज लॉ है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुआ था, फैराडे ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था, वो सारा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस चैप्टर में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर एक शख्स डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इनका नाम आप लोगों को पता होगा। ये हैं लेंज, जिनका पूरा नाम है हेनरिच फ्रेडरिच एमिल लेंज। ठीक है, इनकी जन्म 12 फरवरी 1804 में तरतू नामक इस्टोनिया में हुई थी और 10 फरवरी 1865 में रोम इटली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने इनकी जो नेशनलिटी थी वो जर्मन नेशनलिटी थी और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ तरतू से इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, आफ्टर दैट आपको मैं बता दूं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत लेंज हैड बिगन स्टडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1831। 1831 ईस्वी में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाना शुरू किया और बिसाइड द लॉ नेम्ड हिज ऑनर लेंज ऑल्सो इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड जूल्स लॉ इन 1842। मतलब लेंज के नियम के अलावा इन्होंने जूल्स लॉ का भी आविष्कार किया 1842। ठीक है, जिनको मतलब इनके साथ मिलकर जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम से, तो इसलिए उस लॉ को, जूल्स लॉ को हम लोग जूल लेंज लॉ के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो एक शख्स हैं जिनका मतलब कि बहुत ज़्यादा योगदान कह सकते हैं कि नहीं रहा, बट इन्होंने डायरेक्शन के बारे में बताया था कि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो उसको हम लेंज लॉ, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेंज लॉ के नाम से जानते हैं, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है आगे। दूसरे जो शख्स हैं ये बहुत महान शख्स हुए। देखिए, इनका एक कोट मैंने आपको पिक्चर में एडिट किया है, बट स्टिल ट्राई फॉर हु नोज व्हाट इज पॉसिबल। इसका मतलब है कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, स्टिल ट्राई। क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। माइकल फैराडे बहुत ही सीरियस पर्सन थे और इनके योगदान यू कांट इमेजिन कि इन्होंने क्या क्या योगदान किए हैं। 22 सितंबर 1791 ईस्वी को इनकी जन्म हुई और 25 अगस्त 1867 ईस्वी में ये चल बसे। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टडी में बहुत ही अधिक रहा। इनका जो मेन डिस्कवरी था वो प्रिंसिपल अंडरलाइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायामैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इनका मुख्य रूप से 3 डिस्कवरी इनका था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक डायामैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फैराडे के बारे में मैं आपको 2 मिनट और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। ठीक है, ये माइकल फैराडे जो थे ये भौतिक और रासायनिक दोनों विज्ञानी थे, मतलब दोनों सब्जेक्ट के ज्ञाता थे। इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका खोज किया इन्होंने। आफ्टर दैट इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अध्ययन करके उसको नियमबद्ध किया, मतलब उनको लॉ में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया और इतना ज़्यादा स्टडी की ये उन्होंने कि इन्होंने काफ़ी कुछ खोज डाला और इनके नाम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में, उसका नियमबद्ध कर दिया गया उसको।
इन्होंने जो लॉ दिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस लॉ के वजह से डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण हुआ। बाद में मैक्सवेल साहब आए और मैक्सवेल साहब ने 4 इक्वेशन दिए हैं। मैक्सवेल का हम लोगों को 4 इक्वेशन पढ़ना है। उस 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन माइकल फैराडे का भी था। इनके बारे में और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। माइकल फैराडे के पिता, इनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड स्टोरी है इनका। इनके पिता बहुत गरीब थे, वो एक लोहारी का कार्य करते थे, लोहार, आयरन मैन का काम करते थे, जो मतलब कुल्हाड़ी बनाना और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लोहारी का कार्य इनके पिताजी करते थे। इन्होंने अपना जीवन लंदन में, मतलब इन्होंने अपने लाइफ की जो स्टार्टिंग की नौकरी का, लंदन में इन्होंने सर्विस स्टार्ट किया और ये जिल्द वगैरह का काम करते थे, जिल्द साज का नौकरी ये करते थे। तो समय मिलने पर, जब जब इनको टाइम मिलता था, तो ये क्या करते थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स को स्टडी करते थे। तो एक घटना हुआ सन 1813 ईस्वी में। हम्फ्री डेवी नाम के एक केमिस्ट, रसायनज्ञ जिनको आप कह सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन सुनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब उनका एक्सप्लेनेशन ये सुने, तो इन्होंने उनके एक्सप्लेनेशन के आधार पर कुछ टिप्पणी की। इन्होंने उनके एक्सप्लेनेशन पर इन्होंने कुछ टिप्पणी की, कुछ कमेंट किए, और कमेंट लिखकर उन्होंने हम्फ्री डेवी को सेंड कर दिया। सर हम्फ्री डेवी इन टिप्पणियों से बहुत प्रभावित हुए और माइकल फैराडे को अपने लेबोरेटरी में उन्होंने अपना सहयोगी बना लिया। फैराडे उसके बाद जब इनको लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिल गया, तो ये काफ़ी लगन से काम करते रहे और निरंतर प्रगति करके सन 1833 ईस्वी में रॉयल इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए माइकल फैराडे। अपने जीवन काल में माइकल फैराडे ने अनेक खोजें की। उनमें से 1831 ईस्वी में, यानी 1831 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल का इन्होंने सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खोज की। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को कैसे रोटेट कराया जाता है और रोटेट कराकर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पैदा किया इन्होंने। तो इस प्रिंसिपल पर इन फ्यूचर जनरेटर का खोज किया गया। और आधुनिक आज जो हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच होती है, तो ये ब्रांच उसी समय इस ब्रांच की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है, मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नींव पड़ी उसी समय, जब माइकल फैराडे ने किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसको घुमाने का प्रयत्न किया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन्होंने डेवलप कर दिया। जब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप कर दिए, तो आफ्टर दैट जनरेटर का खोज हुआ, और जनरेटर की खोज के बाद इनका जो एक इंजीनियरिंग का एक ब्रांच डेवलप किया गया, उसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या कह सकते हो कि मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब खोज की। केमिस्ट्री में भी इनको क्लोरीन गैस को ये लिक्विफाई करने में सफल हो गए थे। क्लोरीन गैस को इन्होंने लिक्विफाई कर दिया था। और विद्युत विश्लेषण में जिन तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाता है, उनका नामकरण भी फैराडे ने ही किया था। मतलब हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जिन टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उन सारे टेक्निकल टर्म का खोज माइकल फैराडे ने किया था। ये अपने पूरे लाइफ टाइम ये काम करते रहे। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इंस्पायरेबल बात ये है
इनके बारे में कि इन्होंने कभी भी पोस्ट के लिए या उपाधि के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया, ना ही इन्होंने कभी किसी पोस्ट को एक्सेप्ट किया और ना ही किसी उपाधि को इन्होंने स्वीकार किया। एक बार इनको रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष पद के लिए सिलेक्ट किया गया था, इन्होंने उसको भी बाइकआउट कर दिया, मतलब कह सकते हैं कि अस्वीकृत कर दिया इन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक कार्यों में हम जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो ये सारा जो है, इतने सारे खोज के लिए माइकल फैराडे इतने सारे खोज के लिए जाने जाते हैं। तो इस महान व्यक्ति का इस चैप्टर में काफ़ी अधिक योगदान रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर 1। आज आपको इंट्रोडक्शन, सबसे पहला ये देखो, इतने सारे, ये आपके स्क्रीन पे सिलेबस डिस्प्ले हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहला पॉइंट है, मतलब पॉइंट नंबर 1 to 10, ये सारा टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो कि मैं चैप्टर 5 में आपको थोड़ा बहुत पढ़ा चुका हूँ। नंबर 2 आपका फैराडे एक्सपेरिमेंट है, जो कि हम लोग देखेंगे, ये हमारे लिए नया होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी नया होगा। लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ लॉज। आफ्टर दैट नंबर 6 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के कितने सारे मेथड हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम लोग उसको देख सकते हैं। फिर आपका बी में है आपका बाई चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, यानी मोशनल ईएमएफ। एंड द थर्ड इज बाई चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड। एंड द 7th वन इज एडी करंट। एंड 8th वन इज सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। एंड 9th वन इज म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर आपका, मतलब ये सारा टॉपिक इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। टोटल जो लेक्चर होगा इस चैप्टर का 8 से 9 लेक्चर होने वाला है, ठीक है। हर एक लेक्चर ऑन एंड एवरेज मानकर चलो 40 से 45 मिनट का हर एक लेक्चर होगा। तो आप नोटबुक निकालिए और सिलेबस को नोट करिए, स्क्रीन को पॉज करिए, सिलेबस को नोट करिए, और यहाँ से आपका लेक्चर शुरू होता है। ये लेक्चर 1 स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, उसका इंट्रोडक्शन आपको मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। देन फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम लोग लेंज लॉ भी आज हो सकता पढ़ेंगे, इसमें मैंने पॉइंट नंबर 5 में डाला नहीं है, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। मान लिया जाए कि कोई ऐसा सरफेस है, ठीक है, और इससे बहुत सारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रहा है, तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो जो फाई को डिफाइन किया गया वो ऐसे डिफाइन किया गया, बी एंड डॉट ए। देख लीजिए, यहाँ पर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर ए इज एरिया, ठीक है। तो किसी सरफेस एरिया से नॉर्मली, किसी सरफेस एरिया के नॉर्मली कितना ज़्यादा या कितना कम नंबर ऑफ लाइन पास करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये देखिए, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो अभी जैसे देखो, आप मान लिया जाए कि आपके स्क्रीन पर देखो, ये आपका मान लिया कि डीएस एरिया है, ऐसा डीएस, और यहाँ पर ये आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है,
और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो अगर बी है और ये अगर यूनिट वेक्टर है एन कैप और ये अगर थीटा है, तो ये बी ये थीटा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा बी कॉस थीटा। आई बात सुनिए। तो जो फ्लक्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये फ्लक्स हो जाएगा आपका बी डॉट ए एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या कह लो कॉस, हाँ थीटा ही लिया तो थीटा ही लेते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी फाई छोटे से फ्लक्स, चूँकि ये जो एरिया लिया गया है ये छोटा सा एरिया लिया गया है, इसलिए इस एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे दैट नंबर ऑफ लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डी फाई जो होगा, यानी जो फ्लक्स होगा बी डॉट डी एस एंड दिस इक्वल्स टू बी वेक्टर बी डॉट डी एस और इंटू एन कैप है। ठीक है, तो एन कैप हम नहीं भी ले सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसा, मतलब आप देखो आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है बी और डॉट डी एस लिया है, तो एरिया की जगह पर हमने डी एस लिया है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी डी एस कॉस एंड थीटा। सो दिस विल बी द फॉर्मूला विच वी विल यूज इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका, तो फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, दिस इक्वल्स टू बी डॉट ए डॉट एंड बी फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी ही होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके 3 केसेस हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, फ्लक्स की सॉरी एसआई यूनिट में बोल रहा था, फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो फ्लक्स होता है वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे होता है ये देखिए, मान लिया जाए कि ये देखिए पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर थीटा इक्वल्स टू, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, एंड थीटा इज थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री। यानी अगर मैं क्वाड्रेंट मान लूँ, ऐसे आप ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझना आप कि अगर मान लिया जाए कि ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका थीटा। ठीक है, तो इस समय आप फ्लक्स की वैल्यू कितनी लिखोगे, बी ए कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है, तो फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, क्योंकि बी और ए ये दोनों तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ये सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है। और थीटा जो है वो आपका 3 तरीके का हो सकता है, या तो थीटा 0 डिग्री होगा, या तो थीटा 90 डिग्री होगा, या फिर आपका थीटा 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो जब थीटा 0 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। ठीक है, बी इंटू ए, और जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगी तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 90, तो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 यानी फ्लक्स 0। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये केस हो जाएगा फ्लक्स पॉजिटिव, ये केस हो जाएगा फ्लक्स 0, और ये केस हो जाएगा फ्लक्स नेगेटिव। तो उसी चीज़ को दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉजिटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स एंड नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए नोटबुक में, स्क्रीन को पॉज करिए और इस पॉइंट को नोट करिए। आप पॉइंट वाइज बना लेना इसको, पॉइंट वाइज 1 इसको कर लेना, पॉइंट 2 इसको कर लेना और पॉइंट 3 इसको कर लेना। ठीक है, आप इस तरह से नोट कर लें। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जब थीटा 0 होगा उसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगी और इसकी वैल्यू होगी फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए।
ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये फाइनल इक्वेशन है आपका फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग, ठीक है। किन किन कारणों से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है इसके बारे में बताया गया है। क्लियर है। तो आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि फॉलोइंग आर द रीजंस बाय विच वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल अक्रॉस अ कॉइल। सबसे पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला में देख सकते हैं, अगर बी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर एरिया चेंज होगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर थीटा चेंज होगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो तीन कारणों से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता। तो सबसे पहला कारण है बी, दूसरा कारण आपका है कॉइल का एरिया, और तीसरा कारण है द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड थीटा, या कह लो कि एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू, या फिर कह लो कि दो इनमें से ऊपर वाले में से 1 2 3 में से कोई भी दो कॉम्बिनेशन, या तो 1 2 या तो 2 3 या तो 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वेबर होता है या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, जो कि आपका यहाँ पर दिखाया गया। आफ्टर दैट सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल, ठीक है। और मैक्सवेल और वेबर में रिलेशन होता है 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 वेबर। ओके। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी अगर हम फाई डिवाइडेड बाई एरिया कर दें तो ये मुझे क्या मिलेगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप ऐसे मत लिखना शॉर्ट में, मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आप मत लिखना, MFD मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप स्क्रीन को पॉज करें और ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करें। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट, फेराडे ने साहब ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक कॉइल है, कॉपर कॉइल, ये भी एक कॉपर कॉइल है, ये भी कॉपर कॉइल है और ये भी कॉपर कॉइल है, और ये आपका एक मैग्नेट है और ये आपका मैग्नेट दूसरा है। तो यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट आपका 1, इसका 1 का ही हिस्सा समझो। एक बार जो है ये जो मैग्नेट है ये इधर मूव करना चाहिए। तो ये देखिए सबसे पहला, ये देखिए इधर मूव किया, तो आप देख सकते हैं कि फिर से इसको देखना, आपको करंट का डायरेक्शन फील होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए इसको, आप देख रहे हैं जब मैग्नेट यहाँ पर था और ये इधर गया, तो इधर गया तो इस कॉइल में जो करंट डेवलप हुआ वो ऐसे हुआ और ये ऐसे जा रहा है, यानी ये इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और जिस कॉइल से ये मैग्नेट दूर भाग रहा था उसमें करंट क्लॉकवाइज डेवलप हुआ। यानी हमारे पास नोट करने के लिए, इस फिगर के लिए नोट करने के लिए 2 पॉइंट हैं। क्या क्या पॉइंट है कि पहला पॉइंट ये है कि अगर सोलेनाइड, अगर कोई मैग्नेट सोलेनाइड के पास आती है, ठीक है, तो उसमें जो करंट डेवलप होगा सोलेनाइड में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और अगर कॉइल से दूर भागती है तो कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डेवलप होगा। और इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख सकते हैं, ये भी आपका एक डिफरेंस है, ठीक है। नाउ द सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों में आप बोलोगे सर इस फिगर में भी मैग्नेट ऐसे गया और इस फिगर में भी ऐसे गया मैग्नेट, तो फिर अंतर क्या है? फिर तो दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखो इसमें, इसके पहले वाले में जब देखोगे तो इसके पहले वाले में मैग्नेट इस तरह से गया है, तो यहाँ पर आपका करंट जो डेवलप हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हुआ, और इसमें जो करंट डेवलप हुआ वो क्लॉकवाइज डेवलप हुआ। तो लाइक सेम इसमें वही होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपका एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें हो रहा है क्लॉकवाइज, देख लो, और इसमें हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आखिर ये डिफरेंस क्यों है?
ये डिफरेंस है आपका मैग्नेट के वजह से। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैग्नेट था इसमें यहाँ पर ये नॉर्थ पोल था और नॉर्थ पोल कॉइल के नज़दीक जा रहा था, ठीक है। जब साउथ पोल कॉइल के नज़दीक जाएगा तो उल्टा होगा। तो इस वाले मैग्नेट में देखिए साउथ पोल उल्टा है और इसमें देखिए साउथ पोल उल्टा है दोनों का। तो दोनों मैग्नेट मतलब इस एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था जो फैराडे साहब ने किया था, ये उनका एक्सपेरिमेंट 1 था। तो एक्सपेरिमेंट 1 आपने देख लिया, आप डायग्राम को नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये भी एक, अब देखिए ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो इसमें करंट कैसे डेवलप होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ आपका, तो आफ्टर दैट आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजिशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट एंगल्स एट द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व। क्या क्या ऑब्जर्व किया गया? पहला ऑब्जर्व किया गया द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन, ये ऑब्जर्व किया गया। दूसरा जो ऑब्जर्व किया गया द इंड्यूस्ड पोलराइड्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, कॉइल में मैग्नेटिज्म का पोलराइजेशन इंड्यूस्ड होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। और तीसरा जो पॉइंट ऑब्जर्व किया गया द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, यानी मैग्नेट को मूव करा के, मैग्नेट को किसी कॉइल के पास मूव कराने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, और जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो की इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में करंट फ्लो हुआ। तो ये आपका तीसरा ऑब्जर्वेशन था। चौथा ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्व किया गया कि द इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, नोट करने वाली बात कौन कौन सा है, कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग मैग्नेट, मैग्नेट को फिक्स करके कॉइल को मूव करा सकते हैं। दूसरा है बोथ द कॉइल एंड द मैग्नेट कैन बी मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम द ईच अदर, ठीक है। दोनों कॉइल को हम लोग मूव करा सकते हैं, मतलब कॉइल और मैग्नेट दोनों को मूव करा सकते हैं, दोनों को एक दूसरे तरफ भी मूव करा सकते हैं। यानी अगर ये कॉइल है और ये मैग्नेट है तो यहाँ से इसको हम ऐसे मूव करा सकते हैं और ऐसे मूव करा सकते हैं, या फिर ये कॉइल इधर जा सकता है और ये मैग्नेट उधर जा सकता है। यानी दोनों को एक दूसरे के फेवर में मूव करा सकते हैं, या कह लो कि एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करा सकते हैं, ठीक है। दैट इज देयर मस्ट बी ए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजिशंस ऑफ द कॉइल इन द एंड द मैग्नेट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट इज करेंट एंड हेंस द डायरेक्शन इज लार्ज रिलेटिव टू द current and hence the deflection is large if the relative velocity between the coil and the magnet and hence the rate of change of flux across the coil is more। तो ये सारा चीज अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये फ्लक्स का चेंज है, और किसी चीज़ का रेट से बात करते हैं तो रेट बात करने से हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। तो d∅dt के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो d∅dt क्या होगा, चेंज होगा। तो अब देखिए फैराडे एक्सपेरिमेंट 2, इन्होंने एक्सपेरिमेंट 2 में क्या क्या ऑब्जर्व किया। एक्सपेरिमेंट 2 में सबसे पहले बात ऑब्जर्व की गई कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 2 कॉइल लिया गया है, दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2। एक में आपका ईएमएफ देख लीजिए ये है
और दूसरे में आपका ये की है आपका, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है इस वाले में। तो पी है और एस है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इंडक्शन होता है, मतलब इन्होंने क्या किया कि एक कॉइल लिए, ये कॉइल लिए, ठीक है, और इस कॉइल को एक बैटरी से जोड़ा इन्होंने, ये देखिए एक बैटरी से जोड़ा गया, और इस कॉइल में करंट ये इन्होंने सप्लाई दिया। तो जैसे ही बैटरी से जोड़ दिए, की को जैसे क्लोज करेंगे, ये जो की है के, इस की को जब हम लोग क्लोज करेंगे, तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो इसमें इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा ऐसे। तो जब इस कॉइल में करंट फ्लो हो गया, होने लगा, तो इसके नज़दीक ये कॉइल को लाया गया, इस कॉइल के पास इस कॉइल को लाया गया, तो देखा गया कि इस कॉइल में भी करंट इंड्यूस्ड हुआ, और वो इस तरह से हुआ। ये देखिए, उसका उल्टा भी देखा गया कि जब, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही की को क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर एक इस तरह से इंड्यूस्ड हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक बार एक्सपेरिमेंट को फिर से देखो, अच्छे से शुरू से देखो। ये देखिए अभी की ओपन है, ये जो की है ये ओपन है, जैसे ही की ये क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ हलचल होगा कॉइल में। ये देखिए, दिखा आपको, ठीक है, फिर से देखिए, ये की ओपन है, क्लोज होने पे ऐसा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया? फैराडे साहब ने किया। तो इसी प्रकार दूसरा भी, मतलब कॉइल, दूसरा कॉइल लिए और इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंक्लूजन क्या मिला। व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड, करंट ग्रोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग, current induces changing magnetic flux across the primary coil. Now the next point is, this changing magnetic flux is linked across the secondary coil and the induced EMF, that is current in the secondary coil. Okay, now the next point is induced EMF, and hence deflection is in galvanometer lasts only as long as the current in the primary coil, and hence the magnetic flux in the secondary coil changes, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्लियर है। नाउ व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन, current decreases for maximum value to 0. During this period, changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. कहने का ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको इसी पॉइंट पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है कि पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूस्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो जैसे करंट है, ठीक है, तो करंट अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, ये बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। क्योंकि देखो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए और कॉस थीटा। तो जब बी चेंज होगा यहाँ पर तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो आप ये देख लो, अगर करंट चेंज हो रहा है तो बी भी चेंज हो रहा है, और बी चेंज हो रहा है तो फाई चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि फाई बराबर फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ये सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस लिंक्ड है और इंड्यूस्ड करंट के अक्रॉस भी लिंक्ड है, ठीक है। However, note that direction of the current in the secondary coil is reversed, and hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case. क्लियर है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, इस बात को आप समझिए। लॉ ये कहती है, सबसे पहला लॉ ये है
whenever there is a changing in magnetic flux linked with the circuit, जब भी किसी सर्किट में फ्लक्स चेंज होगा, है ना, एन ईएमएफ एंड हैंस अ करंट इज इंड्यूस्ड। कहने का ये मतलब है, उन्होंने जो पहला नियम बताएं वो ये बताएं कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ जनरेट होगा और इस ईएमएफ की वजह से करंट की वैल्यू मतलब करंट फ्लो होगी। ये उनका पहला लॉ था। सेकंड लॉ ये था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। दूसरा लॉ ये था उनका कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस्ड हो रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यानी जो ई होगा, ठीक है, तो ई मतलब ईएमएफ। अब किसी किसी बुक में ई को कैपिटल ई लिखा है, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा है, ठीक है। ये मत समझना ये एप्सिलॉन है, ये ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ या तो ऐसे होगा या फिर कैपिटल ई होगा। आई बात समझ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, ठीक है ना, जो कि सर्किट के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड d∅dt इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड E इज कॉल्ड EMF। तो EMF जो इंड्यूस्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, तो ऐसा इक्वेशन मेरे पास बनेगा E इक्वल्स टू k इंटू d∅dt एंड दैट इज वाई E इक्वल्स टू d∅dt एंड सो E equals to phi2 minus phi1 by t. So now where k is a constant and units are chosen such that k equals to 1, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट चुना गया है कि यहाँ पर k की वैल्यू 1 ली जाती है। ओके, तो ये आपका फैराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ था। मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों लॉ पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी पूछता है। दूसरी बात कि कई लोगों को लग रहा होगा, अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं ये लॉ कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि बेटा लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है। लॉ जो है लॉ होता है। क्यों होता है लॉ? क्योंकि कोई भी लॉ जब बनती है तो कई सारा हजारों हजार एक्सपेरिमेंट उस पर होता है, उसके बाद ही वो लॉ होता है, ठीक है। जब तक एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ नहीं किया जाता है कई सारे एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता है। हर जगह पर अगर कोई सेटिस्फाइड हो रहा है कोई बात, तो उसको लॉ में तब्दील कर दिया जाता है या कह दिया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट लेंज लॉ। लेंज साहब ने क्या नियम दिए ये देखिए। लेंज साहब ने बताया कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। आप इसको सरल भाषा में समझो। लेंज का नियम यह कहता है कि करंट उन सभी कारणों से को नष्ट करना चाहती है जिसके वजह से वो पैदा हुई है, ये कहता है लेंज लॉ, ठीक है। तो लेंज का नियम, जैसे मान लिया जाए कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल को रखे हैं, ठीक है, ऐसा। अब इस कॉइल को एक एक्सिस के थ्रू रोटेट करा रहे हैं, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और कॉइल के थ्रू ये ओमेगा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस कॉइल को घुमा रहे हैं। तो जब कॉइल को इस तरह से घुमाया जाएगा तो इसका एरिया क्या होगा? चेंज होगा। और जब एरिया चेंज होगा तो कॉइल का फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल्स टू माइनस ऑफ d∅dt, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में देखिए
इस फॉर्मूला में लेंज भी है, ये जो माइनस है वो लेंज के लॉ के वजह से है। ठीक है, तो जो भी करंट इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल में ऐसे जो था, तो जिस वजह से करंट पैदा हुई है उसको वो नष्ट करना चाहेगी। आई बात समझ में? तो ये आपको इस पे कई सारा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे रेगुलर क्लास में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, दैट इज, कहने का ये मतलब, इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट, देन द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल सेट्स इटसेल्फ टू स्टॉप द मोशन ऑफ द मैग्नेट। कहने का मतलब है कि अगर करंट मोशन के वजह से इंड्यूस हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कॉइल है और इस दूसरे कॉइल में, मतलब ये जैसे मान लेते हैं ये कॉइल है और ये आपका मैग्नेट है, तो इसको मूव करा रहे हैं, तो मूव करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कॉइल है तो इसमें करंट डेवलप होगा, तो इसमें जो करंट डेवलप होगा उसके वजह से फिर एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो वो जो करंट, ये जो इसमें जो करंट पैदा हुआ है, ये करंट क्या चाहेगा, ये करंट चाहेगा कि इसके मोशन को हम रोक दें, क्योंकि मोशन की वजह से करंट पैदा हुआ, तो अपोजिट सेंस में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा ये करंट। आई बात समझ? तो इस बात को किन्होंने बताया था? लेंज साहब ने बताया था। तो इसलिए इफ द करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, देन इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट टेंड टू स्टॉप द चेंज। ठीक है, तो ये सारा आपका लेंज का नियम था, ये आपका लेंज साहब थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लेंज का नियम, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। It is the opposition against which we perform mechanical work in causing the change in magnetic flux. Therefore, mechanical energy is converted into electrical energy. Thus, Lenz law in accordance with the law of conservation of energy. तो आपसे एक सबसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि लेंज लॉ किस पे बेस्ड है। तो आपसे जब भी कोई सवाल ये पूछेगा कि लेंज लॉ किस पर आधारित हो, तो आप फटाक से क्या बोलोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इफ हाउएवर द रिवर्स वुड हैपन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट अपोज और एड्स एनी एट द चेंज, देन a little change in magnetic flux would produce an induced current which would help the change of flux further, thereby producing more current. The induced EMF would then cause further change of flux and it would further increase the current and so on. This would create energy out of nothing which would violate the law of conservation of energy. ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करें और आप लेंज के नियम को भी लिख लें, इस नियम को भी लिख लें, स्क्रीन को पॉज करके, और इसके पहले जो है वो भी आप लिख लें। इसके पहले आप यहाँ से नोट करिए, पहले आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखिए। ठीक है, इसका फर्स्ट लॉ लिखिए, फिर सेकेंड लॉ लिखिए, एंड आफ्टर दैट लेंज का नियम को लिखिए। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट करें, एंड आफ्टर दैट इसको भी आप नोट करें। स्क्रीन को पॉज करें और नोट कर लें इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में जो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किस बात से इंडिपेंडेंट होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ईएमएफ के बारे में पूछा जा रहा है, तो ईएमएफ इक्वल्स टू होता है d∅/dt, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, चेंज इन फ्लक्स अगर करेंगे तो फ्लक्स चेंज करेंगे तो ईएमएफ चेंज होगा, अगर टाइम चेंज करेंगे तो भी ईएमएफ चेंज होगा। तो क्या चेंज करने से नहीं होगा? अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाई माइनस ऑफ माइनस ऑफ एन इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपका ऐसा है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे सवाल है, द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब चार्ज के बारे में पूछा गया, पहला क्वेश्चन में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पूछा गया था, अब यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में पूछा गया। तो बोल रहा है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो किस बात से इंडिपेंडेंट होगा, चेंज इन फ्लक्स से इंडिपेंडेंट होगा, टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से इंडिपेंडेंट होगा, या फिर नन ऑफ द एबव होगा। तो आंसर क्या है, बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ई इक्वल्स टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, तो टाइम से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा, क्योंकि देखो चार्ज के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, फ्लक्स में चार्ज होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ से होता है, लेकिन यहाँ पर गॉस लॉ को हम लोग नहीं सोचेंगे, गॉस लॉ गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो मेन सोचेंगे वो ये सोचेंगे डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो फाई क्या होता है, फाई होता है आपका बी ए इंटू कॉस थीटा, तो बी चेंज होगा तो ही आपका फाई चेंज होगा, और अगर बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो ई चेंज होगा। तो यहाँ पर ई मतलब चार्ज के बारे में पूछा है, सॉरी, तो चार्ज के बारे में पूछा है, तो इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो आपका टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मेटेलिक रिंग, एक मेटेलिक रिंग है, तो मान लेते हैं ऐसा रिंग है, ठीक, इज अटैच्ड विथ अ वॉल ऑफ ए रूम, when the north pole of a magnet is brought near to it, the induced current in the ring will be। ठीक है, तो ऐसा है आपका, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड ऑप्शन है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड लास्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका आंसर देखिए, समझिए क्या है, अ मेटेलिक रिंग इज अटैच्ड विद अ वॉल रूम व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू इट, है ना। तो मान लेते हैं कि ये आपका कॉइल है ऐसे, और नॉर्थ पोल आ रहा है इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसमें देखिए ऐसे है आपका, ये देखिए, तो अब इसमें देख लो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका देखिए एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ये जो क्वेश्चन है फैराडे लॉ के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, तो ये अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ड्यूरिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किसके द्वारा, इनमें से किन के द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन है फैराडे लॉ, दूसरा ऑप्शन है लेंज का नियम, तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल्स लॉ, और चौथा ऑप्शन है एम्पियर्स लॉ। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन है वो लेंज के अनुसार दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका लेंज लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि व्हेन अ मैग्नेट इज पुश्ड इन एंड आउट ऑफ द सर्कुलर कॉइल C connected to very sensitive galvanometer G as shown in the adjoining diagram। तो शायद ये क्वेश्चन नहीं, इनकम्प्लीट नहीं, ठीक है, मुझे लगा कि डायग्राम नहीं होगा। ठीक है, galvanometer G as shown in the adjoining diagram तो विथ अ फ्रीक्वेंसी न्यू देन। ठीक है, तो जब ये होगा तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बी है विजिबल स्मॉल ऑसिलेशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर, एंड ऑप्शन सी ऑसिलेशन इन द डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली इफ, यहाँ पर देखिए वी जैसा दिख रहा बट ये वी नहीं है, न्यू है, न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू 1 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज, ऐसा है आपका। ठीक है, एंड ऑप्शन डी क्या है, नो वेरिएशन इन द डिफ्लेक्शन विल बी सीन इफ
न्यू इक्वल्स टू 1 और 2z। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ हाई द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो डिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इसका मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिखा दिया है, मैंने आपको इसको समझाया नहीं। आप इसको खुद से ट्राई करो समझने का। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, या फिर अगर लग रहा है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया या स्किप कर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870184583। तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कॉल पे बात भी कर सकते हैं हमसे। ओके, आज यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन द लॉ। ठीक है, बेस्ड ऑन बोथ द लॉ, मतलब दोनों नियम के आधार पर कौन कौन सा एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो ये हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।